नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण कुमार अग्रवाल, एसोसिएट कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जेपी अस्पताल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ जेपी अस्पताल की तरफ से शुरू की है। उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर भारत में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर, पुरुषों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। जितने भी कैंसर के बारे में हम जानते हैं भारत में, उसमें से लगभग 30% हिस्सा ओरल कैंसर का ही है। ये महिलाओं में तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट और सर्विक्स के बाद। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचओडी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जेपी अस्पताल नोएडा में डॉक्टर आशीष गोयल सर। लगभग जब भी हमारे पास पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं तो जनरली जो सवाल होते हैं मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक जवाब पहुँचाइए सर। मुंह के कैंसर के प्रमुखतः कारण क्या क्या हैं और उसके सिम्टम्स कैसे वो प्रेजेंट करते हैं मरीजों में? तो मेन कारण जो मुंह के कैंसर है, जो आई वुड से कि 90 to 95% कैंसर्स हैं, वो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग की वजह से होते हैं। जैसे आपको पता है कि अल्कोहल, टोबैको कंजम्पशन इंडिया में और हर जगह बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, और छोटे छोटे जगहों पे भी हम देखते हैं कि लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, और बड़े शहरों में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग बार्स हैं, हुक्का बार्स हैं, जिनका चलन हो गया है। और यंगर पॉपुलेशन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, उसमें भी अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग एक फैशनेबल चीज़ हो गई है। तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा और कारण होते हैं, जैसे मुंह में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होना, कोई भी शार्प टूथ यानी वो शार्प दांत है जो बार बार म्यूकोजा को या दांत को किसी जगह पर इरिटेट कर रहा है, जिस वजह से उसमें दिक्कत हो रही है, या किसी के इल फिटिंग डेंचर्स हैं कि डेंचर्स हैं जो उसको अंदर डैमेज कर रहे हैं। तो मेन ये कारण है। अब इनके जो अर्ली लक्षण होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, जिनको कि हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं। यानी किसी को भी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मुंह के अंदर कोई वाइट पैच है या रेडिश पैच है, या कोई ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, या उसका धीरे धीरे मुंह खुलना कम हो गया है, तो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। यानी कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर इन पर कंटिन्यूस डैमेज रहता है, अल्कोहल, टोबैको का कंजम्पशन चालू रहता है, तो ये कैंसर में चेंज हो सकते हैं। सर, अगर किसी को जैसे कि आपने कारण बताया, अगर किसी मरीज़ को ऐसे कारण लक्षण दिखते हैं तो उसे आगे क्या करना चाहिए? पहला सवाल हमारे मन में आता है कि हम किस डॉक्टर से जाके मिलें और आगे कैसे जांचें कराएं? तो ये कोई भी दिक्कत अगर किसी मरीज़ को है तो उसे सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो कि अपना एक कोई सर्जन हो या ऑन्कोलॉजिस्ट हो या फिर डेंटल सर्जन भी हो, जिनके पास वो जाएँ, जो उनका मुंह का थॉरो एग्जामिनेशन करें, अंदर देखें। अगर ऐसी कोई भी उसमें चीज़ एबनॉर्मल लगती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पेशलिस्ट को आके दिखाएं, ताकि उसकी प्रॉपर जांच हो सके और टाइम पे उसका डायग्नोसिस और इलाज हो सके। तो मेन डायग्नोसिस कंफर्म जो होता है वो होता है एक बायोप्सी से, यानी एक छोटा सा टुकड़ा उससे लेना होता है, जिसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पता चलता है कि ये कार्सिनोमा यानी ओरल कैंसर है या नहीं है। तो एक कॉमन मिथ जो लोगों में है कि जो बायोप्सी करने से मेरा बीमारी फैल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे उसका हम डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर पाएंगे, और किसी भी स्थिति में इसका इलाज संभव नहीं होगा। सर, अगर किसी को मुंह का कैंसर डायग्नोज हो गया इन सब जांचों के बाद, तो आगे इलाज के क्या क्या डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं? और जनरली हम लोग सुनते हैं कि सर्जन के अलावा एक प्लास्टिक सर्जन का भी ज़रूरत पड़ता है इसके इलाज में, तो उसके बारे में बताएं सर। तो माउथ में कैंसर जो टंग के हिस्से के आगे के हिस्से के कैंसर्स हैं, या चीक के हैं, या बकल म्यूकोजा या गम्स के कैंसर हैं, इनका मेन ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में सर्जरी होता है, जिसमें ये जो कैंसर का पार्ट है उसे पूरा रिमूव करना होता है। और सर्जरी करके जो यूजली जब कैंसर का ग्रोथ है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो सर्जरी भी 3 डायमेंशनल होती है, यानी कि ट्यूमर के अराउंड जाके ऑल 3 डायमेंशन में हमें एक वाइड एक्ससिजन करना है, जिसमें अगर जबान का कैंसर है तो कई बार 1/3, कई बार हाफ टंग भी निकालनी पड़ती है। और गम्स का है तो गम्स का यानी जो मैंडिबल, जो जबड़े का पार्ट है, पार्ट उसका निकलता है, चीक का निकलता है, और ये बीमारी निकलती है। दूसरा पार्ट सर्जरी का होता है नेक डिसेक्शन, क्योंकि गर्दन में जो गिल्टियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स, तो ये यूजुअली वहाँ से वहीं पर फैलता है, और उनको निकालने से ही उसकी स्टेज पता चलती है। तो ये 2 कॉम्पोनेंट तो सर्जरी के रिसेक्शन के हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इसमें रहता है रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन मतलब जो हमने चीज़ निकाली है, जो डिफेक्ट क्रिएट किया है, उसको हमें किसी शरीर के अपने मांस से ही भरना होता है, तो जिसको हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें एक प्लास्टिक सर्जन जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है? अगर उदाहरण के तौर पे हम टंग कैंसर लें, अगर टंग में कोई छोटा सा लीजन है जिसमें 1/3 से कम टंग का पार्ट निकल रहा है,
तो इसको हम टंग के अंदर के ही मसल्स से उसको जोड़ सकते हैं, जिससे कि उसके बाद उसका जो फंक्शन है पूरा रहता है, मरीज़ खा सकता है, बोल सकता है, और उसको कोई swallowing में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हाफ टंग या हाफ से ज़्यादा निकल रही है तो इस स्थिति में उसको हमें किसी और फ्लैप से रिप्लेस करना होता है, जो या तो जो फोर आर्म फ्लैप होता है, जो हाथ से कलाई की तरफ से ग्राफ्ट लेते हैं, या फिर थाई से यानी कि पैर से एक फ्लैप लेते हैं, जिसको कि उसको लेकर ज़बान पे जोड़ के उससे ज़बान बना दी जाती है। उसकी नसों को, बहुत महीन महीन नसें होती हैं जो गर्दन की वेसल से जोड़ते हैं। ये करीब 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके बाद बेस्ट कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल रिजल्ट होता है, क्योंकि मरीज़ बोल सकता है, खा सकता है, स्वॉलो कर सकता है। और बहुत से लोग घबराते हैं कि वो माउथ का कैंसर होगा तो चेहरा बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योर और कॉस्मेसिस पे भी काफ़ी जोर रहता है। तो कोशिश रहती है कि बेस्ट उसका आउटकम हो, बेस्ट फंक्शनल आउटकम हो। तो सर कॉस्मेटिक और फंक्शनल आउटकम वापस अटेन किया जा सकता है Attain इनके। सर क्या रेडिएशन और कीमो का भी इसमें कोई रोल है? अगर ये कैंसर निकालने के बाद इसकी एक हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट होती है, जो करीब हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट मिलती है। उसमें कोई अगर इस तरह के लक्षण आते हैं कि हमें लगता है कि नोड्स में इन्वॉल्वमेंट है, या ट्यूमर बड़े साइज़ का है, या डेप्थ में गया है, तो इस स्थिति में इन एडिशन टू सर्जरी, रेडिएशन और प्लस कभी कभी बहुत ही लो डोज में कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है, जिसका पर्पज़ होता है कि जो बीमारी निकल गई है एक बार दोबारा ना आए, उसकी रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए। पर ये ट्रीटमेंट यूजुअली ऑपरेशन के 4 से 6 हफ्ते बाद होता है, जिस पीरियड में पेशेंट की फुल फंक्शनल आउटकम हो चुका होता है। सर क्या ये कैंसर मतलब जनरली ये सब इलाज हमने करने के बाद क्या ये कैंसर क्यूरेबल है? आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा सर, काफ़ी लंबी प्रैक्टिस रह चुकी है आपकी, कि क्या इसमें सर्वाइवल जो हम बोलते हैं वो कैसा है सर? अगर ओरल कैंसर अर्ली स्टेज में आ रहा है, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 में आ रहा है, उसको अर्ली स्टेज में हमने पकड़ लिया है और अच्छी सर्जरी होकर कंप्लीट रिसेक्शन विद क्लियर मार्जिन है, और उसके बाद रेडिएशन कीमो की अगर इंडिकेशन है, तो उसके हिसाब से स्टेज का क्योर होता है। अगर अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 में तो 80 to 90% चांसेस ऑफ क्योर होते हैं, यानी कि 100 में से 80-90 पेशेंट को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उनके पास 2 से 3 महीने के लिए, 2 से 3 महीने के इंटरवल पे रेगुलरली चेकअप के लिए आना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस सिचुएशन में है कि दे हैव टू क्विट टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये मैंने बहुत अपने पेशेंट्स में देखा है कि इन स्पाइट ऑफ एक्सटेंसिव सर्जरी, रेडिएशन, मरीज़ या तो वापस स्मोकिंग, अल्कोहल लेते रहते हैं, और उसकी वजह से उनको फिर दोबारा बीमारी आ जाती है, या माउथ में कहीं और आ जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हैव टू क्विट स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, और इसके लिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी होता है। कुछ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनको इन प्रोग्राम्स में एनरोल किया जाता है, ताकि वो इस आदत को छुड़ा पाए। सर जनरली ये तो बात हो गई अर्ली ओरल कैंसर के बारे में, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम केसेस जो हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि हम लोग हेल्थ को अब इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो क्या एडवांस स्टेज में अगर कोई ओरल कैंसर लेके हमारे पास आ रहा है तो उसका इलाज संभव है? अगर कोई बड़ा ट्यूमर है, जिसमें सपोज करिए बड़ा हिस्सा ज़बान का, में भी 90% ऑफ दी टंग निकलनी पड़ेगी, या गर्दन में बड़ी बड़ी गिल्टियाँ हैं, या जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर है जो थ्रोट में भी जा रहा है या टॉन्सिल के एरिया में भी जा रहा है, तो इस स्थिति में कई बार रेडिएशन और कीमो का ट्रीटमेंट ही करते हैं। तो कंप्लीट रेडिएशन और कीमो 7 से 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें वीकली इंटरवल्स पे कीमोथेरेपी देते हैं, और इससे भी अच्छा क्योर संभव है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कई बार हम सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी या प्री ऑपरेटिव रेडिएशन भी देते हैं, जिसका पर्पज़ होता है कि जो अभी ट्यूमर बड़ा है या ग्लैंड्स में बड़ा है, उसको हम श्रिंक कर सकें, ताकि वो श्रिंक हो जाए, और एडिक्वेट श्रिंकेज के बाद उसका सर्जरी करके हम उसका कंप्लीट रिसेक्शन कर सकें। तो इससे बेस्ट फंक्शनल आउटकम होगा और ओवरऑल सर्वाइवल भी बेटर होता है। सर एक लास्ट एंड फाइनल मैसेज आज हम लोगों को, सब लोगों को आप क्या देना चाहेंगे सर? तो मैं इसमें आपको सबको यही बताना चाहूँगा कि ओरल कैंसर, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी में ओरल कैंसर इतनी लेट स्टेजेस में आता है, जबकि इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है। क्योंकि बहुत है, किसी का भी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उसको मुंह खोल के सिर्फ एक टॉर्च की ज़रूरत है, जिससे वो देख सकता है कि भी कोई उसमें कोई चेंजेस है, कोई ट्यूमर है। पर अनफॉर्चुनेटली इसी सिचुएशन में कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, या हमारे डायग्नोसिस मिस होता है। दूसरा कारण है कि पेशेंट्स बायोप्सी से घबराते हैं, उनको ट्रीटमेंट बताया जाता है तो वो इस डर से ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव इज़ टू क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको कंजम्पशन, टू क्विट अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि ये मेन कारण है 90 to 95% कैंसर की वजह से है, और इसकी हमें आदत छुड़ानी है। थैंक यू सर।
जैसा कि सर ने हमें बताया, ओरल कैंसर एक प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल कैंसर है। तो मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि आप सब लोग जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें और खुद को और अपने परिवार को तंबाकू के सेवन से दूर रखें। नमस्कार।